सो हेलो गाइस, हम लोग का आज एक नया चैप्टर हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, उस चैप्टर का नाम सभी को पता ही होगा। मैंने कल आपसे बोला भी था कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे ऑफलाइन वाले बच्चों की वजह से, कि कुछ बच्चों का छूट गया है तो उन बच्चों को, वो बच्चे भी ऑनलाइन से अपने बैकलॉग को पूरा करते हैं। तो इसलिए क्या है, मैंने सोचा कि उन बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं केमिकल काइनेटिक्स को पहले पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, अपना सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो अपना चलता ही रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखना बड़े ध्यान से मेरी बातों को। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। पहले एक शायरी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, उड़ानों को क्या रोकेगी ये दुनिया, तू परिंदा है आसमान तेरा है। मतलब क्या है, जो हमारी उड़ानें हैं, जो हमारा काम है, जो हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोग सक्सेस होने वाले हैं, इस चीज़ को दुनिया क्या ही रोकेगी, क्योंकि ये जो पूरा आसमान है वो मेरा है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो सब चीज़ें मेरी हैं और मैं सब चीज़ों को यूज़ करके बहुत आगे जाने वाला हूँ। मेरा मतलब मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, आपका, मेरा, सबका। ठीक है, तो आप रुकने वाली तो बात है ही नहीं भाई, रुकने का तुम सोच भी क्यों रहे हो। अब देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। पहले तो इसको मैं तोड़ता हूँ, मतलब इसको मैं वर्ड्स में तोड़ता हूँ। एक लिखा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब हाउ। अब हाउ वर्ड का मतलब तुमको मैं बताऊं। केमिकल का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन। हाउ मतलब हाउ, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसका रेट क्या है, किन किन चीजों पे वो डिपेंड करता है, किन किन चीजों को तुम चेंज कर दोगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगा। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स। बेसिकली क्या है, किसी रिएक्शन का वो कैसे चल रहा है, कितने रेट से वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और या फिर कुछ अगर उसके अंदर तुमने चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, कुछ चेंज किया, तो उसमें क्या चेंज आया। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, केमिकल काइनेटिक्स बोलूंगा। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना बड़े ध्यान से, इसको रहने दो यहीं पर। ठीक है, अब देखना, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deal with the, which deals with the rate of, with the rate of reaction and how rate of reaction will be changed, and how rate of reaction will be changed when conditions, how rate of reaction will be changed when conditions like, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैं 2-3 लिख देता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी क्या है भाई, कंडीशन है। कैटलिस्ट लगाओगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट हटाओगे तो क्या होगा। ठीक है, कैटलिस्ट नहीं है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा आर, मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है कितना। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है कितना, और वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका अलग अलग कंडीशन के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जब हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, केमिकल काइनेटिक्स बोलूंगा। अब समझना मेरी बात को इसके आगे। अब क्या है, टाइप्स ऑफ, अब हम देखते हैं कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, कितने कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला एक रिएक्शन है जो बड़ी तेजी से होता है, जो क्या होता है, बहुत तेजी से, आपके आयनिक रिएक्शंस हैं। कौन से रिएक्शंस, आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन है वो भी क्या होते हैं, बहुत तेजी से। जैसे अब मैं बोलूं सबसे फेमस जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ये सब क्या है, ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहे हैं, इनमें आयंस इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत तेजी से, और बहुत तेजी का भी मापदंड क्या है, मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है यार चीजें। 10⁻⁻14 से 10⁻12 सेकेंड्स। ठीक है, 10⁻14 से 10⁻12 सेकेंड्स, इतने जल्दी। या फिर तुम इसको एक काम करो, यहाँ पे क्या लिख दो, क्योंकि हमको बड़ा नंबर, बड़े छोड़ जाना है, तो 10⁻6। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन तुम ये भी लिख के आओगे तो भी कोई तुम्हारा नंबर काटने वाला नहीं है। तो क्या है, ऐसे रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी भी कितना, सेकंड्स के भी सेकंड्स में हो जाए, मतलब 10⁻⁻14 से 10⁻16 सेकंड्स में हो जाए। तो पहला क्या है तुम्हारा, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो पहला लिख लो भाई यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगा, द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस वेरी, ऐसे रिएक्शन जो क्या है बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। दे यूजुअली टेक, if they usually completes in 10 raised to the power minus 14 to 10 raised to the power minus 16 seconds। इतने टाइम में ये लोग क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल मैं तुमको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा आयनिक रिएक्शन, उसमें भी फेमस कौन है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ आयनिक, ठीक है। अब देना सेकंड टाइप का रिएक्शन करते हैं, ये तो तुम्हारा क्या हो गया पहले टाइप का रिएक्शन, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब देना सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मतलब ना बहुत जल्दी ना बहुत देर में। द रिएक्शंस दैट completes, the reaction that completes in a moderate, the reaction that completes in a moderate time period। ऐसे रिएक्शन जो क्या है एक मॉडरेट टाइम पीरियड में पूरे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, अब एग्जाम्पल देखना, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो तुमने पढ़ा ही नहीं हो कभी लाइफ में, will be studied in this chapter। इसके सारे के सारे एग्जाम्पल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल पढ़ोगे वो इसी के होंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा एक बार दूसरे शब्दों में भी थोड़ी देर में। तो इस चैप्टर में जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे वो किसके होंगे, वो इसी के होंगे, ठीक है। खत्म बात तो ये करो अभी फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है हमारा आखिरी, नहीं दिया हुआ क्या, अगला हमारा आखिरी कौन है आपका, स्लो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। मैं इसको वेरी स्लो लिखता हूँ क्योंकि स्लो तो क्या ही है, वेरी स्लो लिखो, ठीक है। वेरी स्लो क्यों बोल रहा हूं ये तुम भी जान जाओगे, क्या है वेरी स्लो देना। इसका मतलब द रिएक्शंस दैट, क्या तुमने रस्टिंग सुन रखा है, रस्टिंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर तुमको नहीं पता है तो पढ़े लिखे वाला कि 12th क्लास में पहुंच चुके हो तुमको पता ही होगा कि रस्टिंग भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और रस्टिंग जो रिएक्शन है वो बहुत धीरे धीरे होता है भाई, तुमको पता है। कोई अगर लोहे को हमको रस्ट करना है, लोहे के एक रॉड को, तो वो सालों में रस्ट होता है, महीनों में रस्ट होता है कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो क्या ये एक स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल 150% स्लो प्रोसेस है। देखना आगे, ठीक है। तो क्या है, द रिएक्शन दैट कंप्लीट्स वेरी स्लोली, जो क्या बहुत स्लोली कंप्लीट होता है। इट टेक्स डेज, मंथ्स, मंथ्स मतलब महीने, और इवन ईयर्स टू कंप्लीट, और इवन ईयर्स टू, ठीक है। मंथ लग जाएंगे, महीने, दिन, या फिर आपके सालों लग जाएंगे इसको पूरा होने। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखो इसका बहुत बड़ा, बाकी तुम एग्जाम्पल अपने मन से बहुत सारे सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन जो 2-4 फेमस है वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या इसका बहुत बड़ा, रस्टिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ बातें जो हमारी जो हमको पढ़नी है। क्या लिखा, की इनसाइड में देखना क्या लिखा हुआ है, लिखा केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लोअर रिएक्शन इज। रेट का मतलब क्या होता है, कितना तेज कितना धीरे, रेट का मतलब ही क्या होता है, कितना तेज कितना धीरे। वही चीज को यहाँ इसने अंग्रेजी में लिख दिया सेंटेंस बना के। केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है, कोई रिएक्शन कितना स्लो है या फिर कितना तेज है। अब रेट के हिसाब से तुम ये जान सकते हो कोई कितना तेज है कितना स्लो है। अगर रेट बहुत तेज है तो मतलब वो रिएक्शन तेज हो रहा है, अगर रेट बहुत स्लो है मतलब वो रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो हो रहा है। बस सिंपल सी बात यहाँ लिखी हुई है। अब क्या लिखा, रिएक्शंस विद मॉडरेट स्पीड आर स्टडीड यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स। बहुत बड़ी बात है, सवाल आया बोर्ड एग्जाम में, ये आसान दिखने में लग रहा है लेकिन सवाल आया है। कौन से रिएक्शंस को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, कौन से को पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस को। और किसी रिएक्शन को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते नहीं है, ना वेरी स्लो को ना वेरी फास्ट को। किसको पढ़ते हैं, बस खाली मॉडरेट रिएक्शन को, जो ठीक ठाक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखना,
कैन वी स्टडी द रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स? इसका आंसर क्या जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या जाएगा, नो। क्योंकि इस तरह के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, ये कैसे होते हैं, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। इनको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस को ही पढ़ते। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाओ। अब क्या है, ऑब्जर्वेशन अब देखना बड़े ध्यान से। अब ऑब्जर्वेशन तो अभी आगे दिखाऊंगा मैं, यूनिट्स तो ठीक है भाई, ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बन रहा है बी और बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है। मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तरीका देखना रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का। सिंपल क्या तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ए पे भी करता है डिपेंड, बी पे भी करता है, सी पे भी करता है, सब पे डिपेंड करता है। तो क्या है, इट कैन बी रिटन, कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से तुम समझना। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमको लिखना है तो अभी लिख के देखेंगे, ठीक है। अभी मैं लिखने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर लिखना है तो तुम रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है या हमको देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन रियल में किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे करता है डिपेंड, रिएक्टेंट पे करता है बस खाली। तो क्या है, अगर लिखना है, सॉल्व करना है, लिखना है, तो तुम उसको रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन रिएक्टेंट। यहां मैं लिख रहा हूं इसीलिए, बट ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन, क्योंकि भाई रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना अच्छे से प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना अच्छे से प्रोडक्ट बन रहा है। और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। जितना अच्छे से बनेगा उससे रेट उतना ज्यादा होगा। यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है तो आप रिएक्टेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की हेल्प से भी, ठीक है। आप उसको लिख तो सकते हैं दोनों की हेल्प से, लेकिन अगर रियल में देखना है वो किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे करता है डिपेंड, रिएक्टेंट पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग लिखेंगे दोनों के टर्म्स में, जब हम लोग लिखेंगे अभी इसको दोनों के टर्म्स में लिखेंगे तो तुम क्या होगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सवाल वो एग्जाम में तुमसे ये पूछेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन रिएक्टेंट, सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, मतलब किसी पे नहीं करता डिपेंड। तो तुम क्या लगा क्या होगे, तुम देखोगे यार फॉर्मूले में तो हम लोग रिएक्टेंट भी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट भी लिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों पे करता होगा डिपेंड। दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, बस खाली किस पे करता है डिपेंड। अरे देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, किस पे करता है डिपेंड, बस खाली रिएक्टेंट पे, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे इसमें हम लोग, ठीक है। यूनिट अभी आगे आने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना पड़ जाए से, अब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों का मतलब एक बार देख लेना, यहाँ पर एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है। एवरेज क्या है, अगर हम लोग एक बड़े टाइम पीरियड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर छोटे से टाइम के लिए फाइंड करें, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आसान सी बात है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, मेरी बात को एक बार फिर सुनना। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखना रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, एक और स्लाइड में लूंगा, ठीक है। जनरल में बता रहा हूं, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। मतलब कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, उसी को मैं रेट बोल रहा हूँ। कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट बोल रहा हूँ। क्या ये बात बहुत टफ है तुम्हारे लिए, इज इट टफ टू डाइजेस्ट,
इज इट टफ टू डाइजेस्ट? बिल्कुल भी नहीं भाई। कितना चेंज हुआ कितने टाइम में वही रेट है, कितना चेंज हुआ कितने टाइम में वही क्या है, रेट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बात को, चेंज इन, ठीक है पूरा लिख देता हूँ भाई, तुम समझोगे नहीं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, या फिर चेंज इन टाइम बोल सकते हो, ठीक है। टाइम टेकन मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है लिखने में, अच्छा भी और समझदारी वाली भी बात भी तो है। कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, ठीक है। देखना चाहिए क्या ये बात बहुत टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, बहुत आसान बात है, बहुत ज़्यादा आसान बात है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, अरे यार ये है आपका, ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब मुझे तुम बताओ क्या ये चीज़ बहुत टफ है तुम्हारे लिए? अब अगर मुझे इसका यूनिट फाइंड करना, जो कि इसके पहले वाले स्लाइड में था, मैंने तो गलती से आगे पीछे कर दिया, इसका यूनिट क्या हो जाए, मैं यहीं पे फाइंड कर दे रहा हूँ, ज़्यादा क्या यहाँ आ जाऊँ, यूनिट यहाँ हैंड डाल के यही फाइंड कर दे रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, आर का यूनिट, या फिर आर ओ आर का यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग आर करके भी लिखेंगे आगे चल के, पूरे चैप्टर में इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। देना क्या हो जाएगा यूनिट, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब क्या है, यहाँ पर ऊपर तो कंसंट्रेशन है, और जहाँ जहाँ पे केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन है वहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, कौन से कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहा है, मोलैरिटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, मोलैरिटी की, यानी कि ऊपर क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट, मोल पर लीटर, टाइम मतलब सेकंड, इसका मतलब इसका यूनिट क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। ये क्या है यूनिट किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या ये बात सिंपल है कि बहुत टफ है? मैंने तुमसे सिंपल सी बात बोली है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अब क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही होती है, कम हो रही होती है, जाहिर सी बात है, तो क्या हम लोग देखते हैं कम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, माइनस लिखते हैं। और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। यहाँ मैंने दोनों लिखा हुआ इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है तो प्लस, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर छोटे के लिए देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। छोटे मतलब नहीं, छोटे नहीं बोलो, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो लिखो इसके बाद डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ, अभी वो ग्राफ भी, ग्राफ से भी समझेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फॉर आ, ठीक है, लार्ज मतलब क्या हो जाए। अब क्या होता है, जब मैं यहाँ पे लार्ज लिखूंगा तो लार्ज का मतलब हो जाएगा कि बहुत बड़े टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो, ठीक है। मतलब 200 सेकंड, 400 सेकंड, 500 सेकंड, ऐसा नहीं होता, 2 3 4 सेकंड के लिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, 2 बार हो गया क्या रेट ऑफ रिएक्शन, तो भाई ये इरेजर अपने आप छोटी है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैलकुलेटेड फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक पार्टिकुलर मतलब जो कि लगे कि हाँ भाई ये है टाइम पीरियड, फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो तुम अपने आप लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो डेल्टा। जब अगर बड़ा चेंज होता है, अब अगर हम लोग एक बड़े टाइम पीरियड की बात करें, इसका मतलब चेंज भी क्या होगा, बड़ा होगा। जब बड़ा चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। आपने फिजिक्स में ये चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चेंज है, बड़ा चेंज है। वीडियो से ठीक आ रहा है ना, वीडियो देना। डेल्टा का जब मान चलो हमारा जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो ए है, डेल्टा ए कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ, ये क्या है तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ, ठीक है। अब देखना ग्राफ से, अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पे आर लिखा है और पी लिखा है, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ नहीं है, ये गलत ग्राफ है यहाँ पर, ये गलत है भाई, ठीक है। ये उसने इंस्टेंटेनियस का ग्राफ यहाँ पे उठा के लगा दिया, ये गलत, ये कोई ग्राफ नहीं है,
ठीक है, ये वाला ग्राफ है हमारा। हो क्या रहा है यहाँ पर, माइनस क्यों लगा हुआ, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये कौन है, आपका रिएक्टेंट है। C2 माइनस C1 यानी कि आपका चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं किया, अपॉन T2 माइनस T1 लिखो, डेल्टा T लिखो। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से, आर एवरेज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डेल्टा। अब मैं क्या, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने 2 टाइम पीरियड के लेकर मुझे फाइंड करना है। तो मान लो ये तुम्हारा T1 टाइम और ये कौन सा टाइम है, T2 टाइम है। T1 पे कितना है कंसंट्रेशन, मान लो ये C1 है, T2 पे कितना हो गई, C2 हो गई। तो मैं क्या C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, सिंपल है। आगे बढ़ जाओ, अगला कौन है, ये की इनसाइड क्या है आपका, क्या लिखा है, देखो डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन। हालांकि हमारी वाली बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये वाली भी देख लो एक बार, जो बुक्स में दी होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज टर्म्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल। मतलब क्या है, एक बड़े टाइम इंटरवल पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड कर रहे हैं, उस वाली रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी भारी इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ जाओ, अगला कौन है तुम्हारा, ठीक है, अभी वाला भी सॉल्व करेंगे, सवाल भी इसको नहीं करना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है, तुम रेट ऑफ रिएक्शन को एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन को एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हो। करो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब क्या है, हम बहुत छोटा सा, अगर एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो क्या होगा, छोटा चेंज होगा। और छोटे चेंज को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। यहाँ में क्या लिखूंगा, मान लो रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ तो डी आर, ठीक है, मैं डी ए ही लिखूंगा, डी आर वार कुछ नहीं लिखूंगा। डी ए छोटा सा टाइम का चेंज है तो क्या लिखेंगे, डी टी, प्लस माइनस हो जाएगा इसके हिसाब से। क्या ये बहुत टफ फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल एकदम अत्यंत बेसिक फॉर्मूला जिसको मैं बोलता हूँ वो है ये, हद से ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला, हद से ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला। एक बार ग्राफ देख लो, ग्राफ बहुत ज़्यादा लोगों को भारी फील होता है, हालांकि भारी होता नहीं है ग्राफ, मुझे नहीं लगता है। क्या देखना है भाई, dt पे देखना है मुझे कंसंट्रेशन, तो ये dx हो जाएगी, dt पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। अब देखना क्या है, बुक्स में क्या होता है, ये da नहीं लिखता है, यहाँ पे dx लिखता है। ठीक है, x का मतलब क्या है, वही क्या है, रिएक्टेंट ही है। x का मतलब भी कौन है, रिएक्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, यहाँ पर ये जो तुम्हारा स्लोप अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं स्लोप यहाँ पे फाइंड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan थीटा हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब तुम्हें एक बार चीज यहाँ पे देखना ध्यान से, कि जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कर्व क्या बन रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यानी कि हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक चीज और इसमें देखो, कंसंट्रेशन कहाँ पर है, y एक्सिस पे है। ठीक है, और टाइम कहाँ पर है, x एक्सिस पे है। कंसंट्रेशन y पे है और टाइम कहाँ पे है तुम्हारा, x एक्सिस पे है। ठीक है, अब अगर तुम tan थीटा का फॉर्मूला मुझे बताओ तो क्या होता है, वो y अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, y अपॉन एक्स होता है। यानी कि और y पे कौन है, कंसंट्रेशन है, x पे कौन है तुम्हारा, टाइम है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, y अपॉन एक्स ही तो किया है। और y अपॉन एक्स मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब स्लोप। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लोप होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रियल में क्या होता है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो जो स्लोप आता है कंसंट्रेशन टाइम के ग्राफ में, जो स्लोप आता है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वही क्या है, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। सिंपल सी बात है, एकदम खत्म इस बात को, एकदम खत्म। ठीक है, आगे चलेंगे, तो इसको देख लो पहले 1 मिनट के लिए। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, tan थीटा है, और tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, tan थीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और tan थीटा क्या है, स्लोप। आगे बढ़ जाओ, अब इसके लिए तुम रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिख करके देखना है। ठीक है, यहां हमारी सीखने वाली बारी आ चुकी है। मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस। ये कौन है तुम्हारा, रिएक्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डी ए अपॉन डी टी।
ठीक है। अब होगा क्या, एक चीज और आती है, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी हमने लिखा है उसका हम लोग नीचे क्या लगा देते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते हैं। यहाँ पे कौन है, 1/p है, p है ना नीचे। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ पे लगता है, डिनोमिनेटर में लगता है। कुछ चीजों को भाई याद रखो, अभी मैं तुमको फिलहाल सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तुमको अपना दिमाग खर्च नहीं करना है, खाली अभी तुम सीखो, ठीक है। टाइम भी है अभी अपने पास। तो क्या है तुम्हारे पास, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो क्या करो, पहले तो लिख दो dA/dt, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब क्या है, फिर क्या करो, जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में इसको लिख रहे हो तो तुम एक चीज बड़ी अच्छी वाली करना, क्या करना, तुम एक चीज जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नीचे रख देना, और उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, इसको थोड़ा सा चेंज, यार बात ही नहीं बनता, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब देखो यही तुमको करना है, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नीचे लगा दो, अपने लिख दो क्या, dA/dt, जब रेट ऑफ रिएक्शन को तुम ए के टर्म्स में लिखते हो। अब यही तुमको लिखना है बी के टर्म्स में। देखना भाई मैंने क्या बोला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि dB, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन बताता है वो, ठीक है, एक्टिव मास बेसिकली, dt आ जाएगा। फिर क्या बोले थे, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, क्यों हो गया 1 तो लगा देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए क्या लगाएंगे माइनस। क्या तुम समझ पा रहे हो, 150% तुम समझ पा रहे हो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C dC/dt, क्यों माइनस की प्लस, सॉरी क्यों नहीं, आर है, C क्या है, क्या है, आर है, माइनस की प्लस प्लस, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बन रहा होता है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, तो जो बनता है उसके लिए प्लस, जो कम होता है उसके लिए माइनस। आगे देखो dD/dt, बताना कुछ अगर टफ लगे तो, नीचे S, क्या अब तुम खुद से इसको कर पाओगे, बिल्कुल आप इसको अब खुद से करने के लिए योग्य हो चुके हैं, ठीक है। बहुत भारी चीज नहीं है, पहली बार में भारी लगेगी, अगर भारी लग रही है मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको ये टफ ही नहीं फील हो रहा है, या तो तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तेज कैसे ही होंगे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये बहुत आसान फील हो रहा है, ये कुछ फील ही नहीं हो रहा है भाई कि पता नहीं क्या है, ठीक भी है नहीं भी है, बता भी दोगे नहीं भी बताओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आप एकदम गधे बच्चे हैं, आपका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है बैठने का। और अगर आपको टफ फील हो रहा है, इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि आप क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो तुम अपने आप सीखते भी जाओगे। तो एग्जाम्पल्स करो दबा दबा करके, ठीक है। अब देखना मैं इनके लिए एक चीज और लिख सकता हूँ, बताऊँ क्या, मैंने क्या बोला, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होने को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिसअपियर, कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डिसअपियर, ठीक है। डिसअपियर, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ए जो है वो डिसअपियर होगा रिएक्शन में, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो ए क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर होगा। वैसे बी भी क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर होगा। सी क्या होगा, डिसअपियर का उल्टा क्या होता है, अपीयर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट है, धीरे धीरे सी बनेगा 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 बनेगा, तो सी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। वैसे कैपिटल डी भी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो ए है वो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या बोलूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या रेट होगा भाई डिसअपियरेंस का, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम। क्या यहाँ पे भी लगेगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बिल्कुल नहीं लगेगा। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बस खाली रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन में लगता है, यहाँ पर नहीं लगता है, याद रखना, अभी सवाल करने में काम आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे अब देखना एक बात मिनट, चलो ठीक है ये वाला ठीक है। अब देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस किसी का देख लेते हैं। अपीयर कौन होता है, प्रोडक्ट होता है, तो लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस कितना हो जाएगा भाईजान, DC, क्या माइनस है कि प्लस है, प्लस है सर, प्लस ही तो लिखा है, ठीक है। तो क्या है, dC/dt। अब इस तरह से हम लोग B का भी लिख सकते हैं और D का भी लिख सकते हैं। क्या तुम लिख लोगे B और D का, बिल्कुल तुम लिख लोगे यार, ठीक है। अब तुम B का लिख के दिखाओ और D का लिख के दिखाओ, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, अगर मैं देखूँ तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। ऐसे मैं लिखूंगा, आगे पूरा पूरा लिखने का कोई भी सेंस बनता नहीं है। किसका था, सी का था, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसी वाली बात को मैंने ऐसे लिख दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इस वाली बात को मैंने ऐसे लिख दिया।
सिंपल सी बात है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, यहाँ पे लिख दो, ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ। अब एक बार इस स्लाइड को तुम देखो, इस स्लाइड में तुमको काफी कुछ ज्ञान मिला इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। इस स्लाइड को एक बार 2 मिनट लेके ध्यान, 2 मिनट नहीं 1 मिनट लेके तुम ध्यान देख लो। मैं 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, बाकी तुम वीडियो पॉज करके देख लेना। तो तुम्हें पानी पी लूंगा। क्या तुमने देख लिया? अब देखो आगे, एक और सवाल तुम्हारे लिए है, जो सवाल रियल में होता है। क्या सवाल है देखना। पहले मैं तुमसे बोलूं, सब लोग मेरी बात मानेंगे, पहले मैं तुमसे बोलूं तो मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लिख के दिखाओ। फिर तुम लिख के दिखाओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। फिर लिख के दिखाओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। डिसअपियरेंस कब लिखते हैं, अपीयरेंस कब लिखते हैं, क्या तुमको पता है? डिसअपियरेंस मतलब कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, वो होता है रिएक्टेंट के लिए। अपीयर मतलब प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो अपीयर हो रहा है, नया बन रहा है, ठीक। अब देखना बड़े ध्यान से, N2 अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, dN2 अपॉन dt, माइनस में dH2 अपॉन dt, माइनस में dNH3 अपॉन dt, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। बात ही खत्म हो गई। आगे देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अब वही है, बस खाली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुमको लगा देना है। तो माइनस dN2 अपॉन dt, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो कुछ भी नहीं रहेगा, सही वाली बात हो गई। H2 अपॉन dt, कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, 1 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, माइनस है। बात करें इसकी प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो dNH3 अपॉन dt क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कैसा हो जाएगा आपका, प्लस। सिंपल सिंपल बातें हैं, आगे अभी तुम्हारी प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरह इसको एक बार ध्यान से देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस भी लिख लिए, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख लिए, बात ही खत्म हो गई हमारी। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप घर पे जाकर ट्राई करना। चार्ज वार्ड से कोई मतलब नहीं है, तुमको सीधा कर देना। इसको मैं हालांकि क्लास में तुमको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन घर पे जाके इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। रिवाइज करना नोट्स को, इसको घर पे जाकर ट्राई करना, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, इसलिए ये लेक्चर आपका 30 से 32 मिनट का लेक्चर आपका हुआ है। अब हम लोग देखना, यहाँ पे एक चीज में लिखूंगा, बताना क्या तुम पढ़ पा रहे हो इसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे। हालांकि स्टार्ट तो हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स, पहले इसके ऊपर करेंगे कुछ सवाल न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।